Hello, dear students. Today we will be doing a poem by Rudyard Kipling, and the title of the poem is The Way Through the Woods. Is a 2-stanza poem, but कोई proper rhyme scheme follow नहीं की गई है इस poem में. But before I come to that, I would first like to tell you about this poem. तो द वे थ्रू द वुड्स का मतलब क्या है? द वे मीन्स पाथ या रास्ता, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट या फिर जंगल. तो ये पोयम एक ऐसे रास्ते के बारे में है जो जंगल के बीच में से होकर निकलता है. इतने साल पुराना है तो वो रास्ता जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो अंडू हो चुका है, मीन्स पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, बंद हो चुका है. लेकिन कुछ उसमें ऐसे ट्रैवलर्स हैं, कुछ उसमें ऐसे यात्री हैं जो उसमें ट्रैवल करते हैं, जो जाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं यात्रियों से यूज किया जाता है. ठीक है. सो दिस पोएम इज अबाउट अ रोड दैट वंस एग्जिस्टेड इन द वुड्स. वंस एग्जिस्टेड, एक बार कभी हुआ करता था जंगलों में, बट हैज लॉन्ग सिंस वैनिश्ड, और काफी टाइम हो गया उसे वैनिश हुए, एंड इज यूज्ड नाउ ओनली बाय मिस्टीरियस इनविजिबल ट्रैवलर्स. सो आप कह सकते हैं कि ये मिस्ट्री से रिलेटेड मिस्टीरियस काफी पोयम है, बिकॉज रोड के बारे में बात हुई है. वो रोड अभी हिडन है, वो ज्यादा यूज नहीं होता. हाँ, वंस वो कभी एक रोड था, बट अब वो नो लॉन्गर यूज्ड है, और उसके जो ट्रैवलर्स हैं जो उसको यूज करते हैं वो भी मिस्टीरियस इनविजिबल ट्रैवलर्स हैं जो कि दिखाई नहीं देते. सो इट इज ऑन मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ पोएम रिटन बाय द फेमस ऑथर रुडयार्ड किपलिंग. रुडयार्ड किपलिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी बुक में ही दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दैट introduction. He was born on 30th December 1865 in Bombay, which was then called Bombay. Now it is called Mumbai. And इनकी short stories हैं Plain Tales from the Hills. Then he migrated to England in 1889, and his popular poems include Mandalay, Gunga Din, White Man's Burden, and If. And he has also written many children's books. In 1907 he was awarded the Nobel Prize in Literature. Now let's come to the poem. So इस वीडियो में, इस लेसन में मैं आपको पोएम पूरी एक्सप्लेन करूंगी वर्ड बाय वर्ड, एंड आई वुड ऑल्सो बी टेलिंग यू the literary devices used in the poem. एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसमें कोई खास स्ट्रक्चर यूज नहीं किया गया है. आप देखेंगे पोएम का जो पहला स्टैंजा है वो कितनी लाइंस का है? इट इज ऑफ 12 लाइन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड द सेकेंड स्टैंजा इज ऑफ 13 लाइन्स. तो ये 25 लाइन्स की पोएम है, एंड इसमें कोई प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है. इफ यू ऑल्सो पे अटेंशन टू द राइमिंग वर्ड्स, इसमें बहुत ज्यादा राइमिंग वर्ड्स भी नहीं हैं, बट स्टिल लेट्स टेक अ लुक एट दैट. ट्रीज, सीज, अगो, नो. एक रेपिटेशन है इसमें. रेपिटेशन है एक पर्टिकुलर वर्ड का, जैसे थ्रू द वर्ड्स इसमें रेपिटेशन हो रहा है. देख सकते हैं फ्यू, ड्यू, ये राइम है. न्यू, ड्यू, अगेन इट इज राइमिंग. नाउ लेट्स गेट गोइंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लाइन. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स. पोएम शुरू होती है जब स्पीकर हमें बताता है, हमें ऑथर बताता है कि हाँ, एक रोड हुआ करता था 70 years ago, लेकिन इट वॉज 70 years ago. अब यहाँ पर दे क्या है? जो भी कीपर्स थे, जो भी केयर टेकर्स थे रोड के, उन्होंने रोड को क्लोज कर दिया. देयर इज नो रीजन दैट इज मेंशन्ड कि रोड क्यों क्लोज किया, बट उसके बाद वेदर और रेन ने उसको दोबारा से अंडू कर दिया, दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया. सो 70 years ago जो रोड बंद हो चुका था, और वो रोड कहाँ से गुजरता था? इट एग्जिस्टेड इन अ फॉरेस्ट. एक्ट्स ऑफ वेदर एंड रेन ने उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड नाउ यू वुड नेवर नो देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स. इसलिए आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि वहां पर कभी कोई रोड एग्जिस्ट होता भी था. वहां पर यानी कि वुड्स में. बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज.
जो पहले रोड लोगों के लिए हुआ करता था, इट हैज नाउ बीन टेकन ओवर बाय नेचर. इट हैज बीन रिक्लेम्ड बाय नेचर. And now only trees grow there. The growth of trees is quite dense. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees. अब underneath वो road जो है, that is below the coppice. Coppice कहते हैं जो बहुत सारा झुरमुट हो, बहुत सारा dense grove हो small trees का. और ये क्यों होता है? ये होता है जब वुड कटिंग की जाती है, जब पेड़ों को काटा जाता है, तब एक जो ओवर ग्रोथ हो जाती है ट्रीज की. एंड इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स, जो श्रब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. एंड हीथ मतलब एक ऐसा ओपन एरिया जो कि फार्मिंग के लिए यूज नहीं होता. सो इट इज एन एरिया ऑफ ओपन uncultivated land that is covered with grass and small plants. So this underneath the trees plantation there were coppices and heath and thin anemones. Anemones क्या होता है? बटरकप फ्लावर फैमिली का एक वाइल्ड प्लांट होता है जिसमें ब्राइट येलो ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं और वो पतले पतले होते हैं, थिन anemones. Only the keeper sees, जो कि कीपर है, केयरटेकर है, उसी को ही पता है कि वहां पर क्या ब्यूटी ऑफ द नेचर है. सो बेसिकली द राइटर इज ट्राइंग टू गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ हाउ द वे लुक्स लाइक आफ्टर 70 years ऑफ टाइम. दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स एंड द बैजर्स रोल एट ईज. अब क्योंकि यहां पर कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ह्यूमन ट्रेसपासिंग नहीं है, यानी कि लोग यहां पर आते जाते नहीं है, तो अब यहां पर कुछ सीक्रेट इंटरैक्शंस हैं, कुछ सीक्रेट एनिमल्स जो हैं दैट दे रोल आउट, दे एग्जिस्ट फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी फियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. जहां पर रिंग डव ब्रूड्स, रिंग डव होती है एक तरह की डव. इट इज अ मेंबर ऑफ अ पिजन स्पीशी ऑफ बर्ड्स और वो सिट ऑन एग्स, जो आराम से कबूतर की जो फैमिली है वो आराम से अंडों के ऊपर बैठती है. एंड बैजर्स, बैजर इज ऑल्सो लाइक अ वाइल्ड एनिमल दैट इज फाउंड इन फॉरेस्ट विच लुक्स लाइक दिस. They roll at ease. That means they don't have any worry, they don't have any tension that they would be caught by human beings or they would be eaten away by any big animal. They are at ease. उनको खूब मजे से, मस्ती से badgers and otters, they live freely, roam freely. There was once a road through the woods. अब आप देख रहे हो, there was once a road through the woods. There was once a road through the woods. So this is repetition of the line and it also brings to the beauty of the poem. So वहां पर कभी एक फॉरेस्ट, एक रास्ता वुड्स में, फॉरेस्ट में हुआ करता था. Yet if you enter the woods of a summer evening late. Now if you look at this line, if you enter the woods of a summer evening late. Now this is a slightly changed way of saying a sentence where the subject is coming after the verb, right? If you enter the woods of a summer evening late. So this particular literary device is called anastrophe. Anastrophe is a figure of speech in which the normal word order, जो normal हमारा word order होता है वो क्या होता है? Subject होता है, then we have a verb and then we have an object. लेकिन इसमें द एनास्ट्रोफी में जो होता है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बीच में आता है एंड वर्ब बाद में आता है. सो इफ यू एंटर द वुड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट, समर इवनिंग लेट, तो लेट समर इवनिंग की जगह हमने कह दिया समर इवनिंग लेट. सो दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड एनास्ट्रोफी. तो अगर आप एंटर करते हैं वुड्स on a summer evening, late evening, then you would find when the night air cools on the trout-ringed pools. Now, trout क्या है? Trout is a freshwater fish and we are talking about clusters of fish. तो air ऐसी होती है जैसे ठंडी, यहाँ पर
नाइट जो है वो कूल कर देती है, नाइट एयर जो है वो कूल करती है किसको, जो कि फ्रेश वाटर फिश के क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, उनको वो कूल डाउन कर देती है ताकि उन्हें और इंडिपेंडेंस मिले, आसानी से आराम से दे लिव. Coming to this next page, where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods because they see so few. Where the otter क्या है? Otter is again a wild animal found in the woods. एंड वो क्या करता है, वो इतना ज्यादा फ्री है, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट है, उसको कोई डर नहीं है, तो वो आराम से अपनी हाई पिच साउंड में अपने पार्टनर को, अपने फीमेल पार्टनर को आवाज लगाता है एंड बुलाता है. सो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस सेंटेंस इज कि इतनी शांति है, इतना रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है कि चाहे कोई ऑटर अपने मेट को बुला रहा हो, या फिर ट्राउट्स इधर से उधर घूम रही हो, या फिर डव जो है वो अपने अंडों पर बैठी हो, या फिर बैजर जो हो वो फ्रीली घूम रहे हो, तो किसी को किसी की कोई टेंशन नहीं है, वो इतने ज्यादा रिलैक्स्ड हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें किसी आदमी से कोई डर नहीं लगता. और क्यों नहीं लगता डर? क्योंकि उन्हें कोई आदमी नजर ही नहीं आता. सो फ्यू मीन्स नेक्स्ट टू नथिंग. सो दे डोंट सी एनी ह्यूमन बीइंग नियर देयर दिस पाथ. सो द एनिमल्स डोंट हैव एनी रीजन टू फेयर फ्रॉम द men. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes. अगर कोई एंटर कर भी लेता है, अगर आप जाते हैं उस वुड्स में, उस रास्ते के पास, तो शायद आप कुछ एक साउंड सुन पाए. किसका? बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट. हॉर्स के पैरों की बीट आप सुन पाए, जो कि विदाउट हेजिटेशन, विदाउट द नीड ऑफ अ पाथ ओनली, बिना किसी रास्ते के वो धक 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 वो चलते जा रहे हैं. दे आर इजिली वॉकिंग, रनिंग ऑन दैट पाथ. एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट. स्विश मतलब एक हिसिंग साउंड. स्कर्ट, स्कर्ट क्या होता है? जो लेडीज पहनती हैं, कपड़े का पार्ट, दैट इज अ गारमेंट. सो स्कर्ट इन द ड्यू, steadily cantering through the misty solitude. Steadily means continuously. Cantering क्या होती है? जब आप घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं और आप तेज भागते हैं, तेज दौड़ते हैं, लेकिन आप इतना भी दौड़ते नहीं है कि आप उसे गैलपिंग बोल दो. वो गैलप नहीं होता. गैलप तो होता है ये when a horse is moving really fast with the rider, but it is a little slower than galloping. So it's not exactly galloping, but it is quite a high speed. आप हॉर्स की फीट की, हॉर्स के चलने की, हॉर्स के दौड़ने की आवाज को इजीली नोटिस कर सकते हैं. सो व्हेन यू गो डीप इन द फॉरेस्ट, यू विल हियर दीज साउंड्स ऑफ अ हिसिंग साउंड ऑफ अ स्कर्ट. एक ऐसी स्कर्ट की टकराने की आवाज जो कि ग्रास से टकरा रही है. और ग्रास कैसी है? जिसके ऊपर ड्यू यानी कि ओस की बूंदें हैं. So you can easily hear the faintest of the sounds while if you go inside beneath the woods. The misty means जिसमें थोड़ा सा dew हो, dew covered हो, पानी हो, right? अब आते हैं हम फाइनल लाइंस पर. फाइनल लाइंस में और ज्यादा मिस्ट्री एलिमेंट इस पोयम में बढ़ जाता है. जैसे वो कहता है, as though they perfectly knew the old lost रोड थ्रू द वुड्स. जैसे घोड़ों को परफेक्टली पता है कि ये एक ओल्ड लॉस्ट रोड है वुड्स में, लेकिन फॉर अस देयर इज नो सच रोड. सो ये एक ऐसा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, एक ऐसा मिस्टिफाइंग स्टेटमेंट है जिससे इतनी सारी पोयम को एंड में आकर कह दिया गया कि कोई रोड नहीं है. So the poet started on a positive note. He started that they shut the road, कि वहां पर एक रोड हुआ करता था 70 years ago, जहां पर नेचर ने उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है. वहां पर पेड़ों की ग्रोथ है, लेकिन अगर आप अंडरनीथ जाकर देखें तो वहां पर कॉपिस है, हीथ है, यानी कि ऐसी लैंड है, ऐसी ग्रास है, छोटे छोटे ट्रीज हैं और ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स हैं, और जहां पर जानवर जो है बहुत ईज में रहते हैं, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो एनिमल्स हों,
और चाहे वो फिश हो. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द स्काई एनिमल्स, इट इज टॉकिंग अबाउट द लैंड एनिमल्स, इट इज टॉकिंग अबाउट द सी एनिमल, द रिवर एनिमल्स, all the animals living at ease without any hesitation, और उनको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपका बाय चांस फॉरेस्ट के पास से गुजरना होता है तो आप फेंटेस्ट ऑफ द साउंड भी आराम से सुन सकते हैं. आप एक स्कर्ट की स्विशिंग सुन सकते हैं, आप एक हॉर्स के फीट की बीटिंग सुन सकते हैं जो कि तेज तेज भाग रहा हो, जैसे कि उसे पूरा ही रास्ता अच्छे से मालूम हो. लेकिन ऐसा कोई रोड नहीं है. इट हैज कंप्लीटली वैनिश्ड, इट हैज कंप्लीटली बीन डिस्ट्रॉयड सो एज टू टेल अस कि ऐसा कोई रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था. राइट? तो ये हमने पोएम अंडरस्टैंड कर ली है. सो द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द पोएम इज नंबर 1 repetition. Repetition of words, repetition of phrases, repetition of a single line. There was once a road through the woods, काफी line repeat हुई है, and through the woods is one phrase that has been repeated many times. So definitely repetition है. Number 2, like I said, there is anastrophe. Anastrophe means where the sentence order has changed and it is the object that comes before the verb and the subject. Number 3, there is alliteration. Alliteration होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होना, जहां आप देख सकते हैं स्विश ऑफ अ स्कर्ट. सो एस साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, स्विश ऑफ अ स्कर्ट. एंड दो दे, दिस इज ऑल्सो alliteration. So alliteration is figure of speech used here. Number 4 figure is imagery. Why I would say imagery is because आप जब ये पोयम पढ़ रहे हैं, जब आप ये पोयम सुन रहे हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है. एंड वेन एवर यू रीड और यू हियर एनी पोयम, एनी लिटरेचर, एंड इफ इट creates a picture, a visual in your mind, then it means there is imagery used in that poem. ठीक है? So imagery is getting created. I hope you have understood this poem. Take care, God bless, and I will see you in my next video very soon. Bye bye and have a nice day.